फ्रिज के अंदर की सभी ट्रे को बाहर निकालकर 8 साल के एक बच्चे की लाश पन्नी में लपेटने के बाद उसमें ठूंसा गया था। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची और तलाशी के दौरान फ्रिज को खोला तो आगे का मंजर दिल दहला देने वाला था। 16 साल की वो लड़की जबलपुर की रेलवे कॉलोनी में रहती थी। 20 साल का वो लड़का उसका पड़ोसी था। लड़का हिंदी में डब की गई क्राइम थ्रिलर बेस्ट साउथ इंडियन फिल्में देखने का शौकीन था। तभी 15 मार्च को अचानक वो लड़की अपने कज़न को एक ऑडियो मैसेज भेजती है। मैसेज मिलते ही वो शख्स पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचता है, जहां लड़की के पिता की लाश घर के किचन में एक पन्नी में लिपटी मिलती है, जबकि लड़की का 8 साल का मासूम भाई घर के फ्रिज में मुर्दा मिलता है, पन्नी में लिपटा हुआ। इसके बाद इस क्राइम सीन की जांच असली पुलिस शुरू करती है। दोस्तों, कहानी दिल दहला देने वाली है। कहानी शुरू करूं और कहानी को लास्ट तक हम जानें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर कहानी का पूरा सच है क्या। जबलपुर के सिविल लाइन में रेलवे की मिलेनियर कॉलोनी है। उस कॉलोनी में सिर्फ रेलवे का स्टाफ ही रहता है, मगर अब इस कॉलोनी का क्वार्टर नंबर 364/3 चर्चाओं में है। क्वार्टर जबलपुर के DRM ऑफिस में तैनात राजकुमार विश्वकर्मा का है। राजकुमार DRM ऑफिस में अधीक्षक के पद पर तैनात थे। देश में आफ्ताब पूनावाला के फ्रिज में लाश रखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये उसकी सबसे ताज़ा कहानी है। ये ऐसा पहला फ्रिज है जिसके अंदर रखी लाश की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। फ्रिज के अंदर की सभी ट्रे को बाहर निकालकर 8 साल के एक मासूम बच्चे की लाश को पन्नी में लपेटने के बाद उसे फ्रिज में ठूंसा गया था। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची और फिर से उस फ्रिज को खोलने के बाद लाश को बाहर निकाला। फ्रिज से कुछ कदम की दूरी पर घर का किचन है। इस किचन में एक दूसरी लाश पड़ी थी। लाश इस घर के मुखिया और DRF ऑफिस में अधीक्षक रेलवे कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा की थी। राजकुमार की लाश किचन में फर्श पर पड़ी थी, लेकिन लाश भी पन्नी में लपेट कर रखी गई थी। घर के बाहर ये तमाम पुलिस वाले मौजूद थे। मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर लाशों को एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाप और बेटे के इस डबल मर्डर के बाद जबलपुर शहर की ये 5 अलग अलग CCTV कैमरों में कैद 5 तस्वीरें हैं। आप इनको गौर से ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको इसका पूरा सच पता लगेगा। इन सभी तस्वीरों में एक लड़का है और एक लड़की है। फिलहाल इस डबल मर्डर के लिए इन्हीं दोनों की तलाश भी है। ये तलाश और इन दोनों का मिलना इस केस के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस डबल मर्डर को लेकर एक सवाल और एक पहेली है, और उस सवाल और उस पहेली का जवाब इन दोनों में से कम एक को या तो बेगुनाह साबित कर सकता है और या फिर ये साबित कर सकता है कि इस डबल मर्डर के असली कातिल यही दोनों हैं या फिर पहेली कुछ और है। ये तलाश और ये सवाल इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि 5 अलग अलग कैमरों में जो लड़की नज़र आ रही है ये कोई और नहीं है बल्कि रेलवे कॉलोनी के इस घर में जिन 2 लोगों का कत्ल हुआ है उनमें से एक की बेटी है और एक की बहन है। चलिए अब सिलसिलेवार पूरी कहानी आपके सामने पेश करते हैं। 15 मार्च की सुबह की बात है। जबलपुर से करीब 225 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहने वाली आरती के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आता है, लेकिन आरती की नज़र इस ऑडियो मैसेज पर करीब 4-5 घंटे के बाद पड़ती है। ऑडियो मैसेज उसकी चचेरी बहन 16 साल की काव्या ने जबलपुर से भेजा था। काव्या राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी है। उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है और दोनों की लाशें घर पर पड़ी हैं। देर से ही सही पर मैसेज पढ़ते ही आरती घबरा गई।
उसने अपने पापा को इस मैसेज के बारे में बताया। इसके बाद आरती के पापा ने फौरन जबलपुर में रहने वाले अपने जानकारों को इस बात की खबर दी। तब कहीं जाकर दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस को पहली बार इसकी जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम अब फौरन रेलवे कॉलोनी पहुंची। घर का दरवाज़ा बंद था, जबकि घर के पीछे बालकनी की तरफ का दरवाज़ा गैस कटर से कटा हुआ था। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नज़र सबसे पहले किचन में एक पन्नी में लिपटी लाश पर पड़ती है। किचन में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। लाश की शिनाख्त राजकुमार विश्वकर्मा के तौर पर होती है। घर में विश्वकर्मा के अलावा उनकी 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क ही रहते थे। राजकुमार की पत्नी की 2023 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस घर में चारों तरफ बाकी दोनों बच्चों को ढूंढती है, लेकिन कोई और नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज के दरवाजे पर बने हैंडल पर पड़ती है। हैंडल पर खून के छींटे थे। इसी के बाद जब पुलिस वाले ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अंदर पन्नी में लिपटी एक और लाश मिलती है। ये लाश भी राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क की थी। घर में रहने वाले 3 लोगों में से 2 की लाशें मिल चुकी थी, लेकिन काव्या घर में कहीं नहीं थी। घर के पीछे बालकनी का दरवाज़ा गैस कटर से कटा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि कातिल इसी दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ होगा। लेकिन घर के अंदर घर की तीसरी सदस्य काव्या की ना तो लाश मिली और ना ही खुद काव्या। तो क्या कातिल काव्या को किडनैप करके अपने साथ ले गया? कहीं काव्या का भी तो कत्ल नहीं हो गया? आखिर राजकुमार विश्वकर्मा के परिवार की क्या दुश्मनी हो सकती है? इन्हीं सवालों के साथ पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। राजकुमार का परिवार जिस रेलवे कॉलोनी में रहा करता था, उस कॉलोनी में CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश यहीं से शुरू की। तभी कैमरे में कैद एक तस्वीर पर जब पुलिस की नज़र पड़ी तो खुद पुलिस वाले भी चौंक पड़े। ये वही तस्वीर थी। 15 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे इस रेलवे कॉलोनी से एक लड़का लाल रंग की स्कूटी से घर के बाहर निकल रहा है। जैसे ही वो लड़का कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता है, तभी एक लड़की ठीक उसके पीछे पीछे पैदल बाहर निकल जाती है और उसी तरफ मुड़ती है जिस तरफ स्कूटी से वो लड़का मुड़ा था। वो लड़की कोई और नहीं, राजकुमार की बेटी काव्या ही थी। रिश्तेदारों ने उसकी पहचान कर ली थी। दिन के उजाले में काव्या की इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली कि कम से कम काव्या जिंदा तो है और किसी ने उसे किडनैप नहीं किया। लेकिन इसी तस्वीर के साथ पुलिस के मन में तमाम शक और सवाल भी कौंधने लगे। अब जबलपुर पुलिस ने तय किया कि वो कॉलोनी के बाहर शहर में अलग अलग जगह पर लगे बाकी CCTV कैमरों को भी खंगालेगी। इसके लिए एक साथ पुलिस की कई टीमें बनाई गई और पुलिस की टीमें एक साथ जांच में जुट गईं। थोड़ी देर के बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिली। रेलवे कॉलोनी के करीब ही मौजूद मदन महल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में उसी लाल रंग की स्कूटी पर वो लड़का और काव्या एक साथ नजर आए। लड़के ने स्टेशन की पार्किंग में स्कूटी को पार्क किया। इसके बाद दोनों वहां से पैदल निकल पड़े। पार्किंग में स्कूटी पार्क करने की इस तस्वीर से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि दोनों किसी ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहे हैं। अब पुलिस ने मदन महल रेलवे स्टेशन की CCTV तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। वहां से भी पुलिस को तस्वीरों की शक्ल में 2 सबूत मिलते हैं। दोपहर लगभग 12:59 पर काव्या और वही लड़का पहले रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए और उसके बाद फिर दूसरे कैमरे में स्टेशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। मुश्किल से 1-2 मिनट की बात थी जब दोनों स्टेशन आए भी और फिर स्टेशन से बाहर भी निकल गए। उनके इस आने और फ़ौरन लौट जाने से ऐसा लगता था कि मानो वो स्टेशन कोई ट्रेन पकड़ने नहीं आए थे, बस आकर लौट जाने के लिए आए थे। अब पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों के कैमरों को खंगालती है। पुलिस को फिर से एक कामयाबी मिलती है। इस बार काव्या और वो लड़का जबलपुर के ISBT पर एक कैमरे में नज़र आते हैं। दोनों एक पीले रंग की बस की तरफ बढ़ते हैं और फिर बस में सवार हो जाते हैं। ये बस जबलपुर से कटनी की तरफ जा रही थी। चूँकि बस कैमरे में कैद हो चुकी थी, लिहाजा
अब पुलिस की बारी थी उस बस को ढूंढने में लग जाती है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पता चलता है कि वो दोनों कटनी से बहुत पहले आधारताल में ही उतर गए थे। अब पुलिस आधारताल के बस स्टैंड को जाती है तो पता चलता है कि दोनों आधारताल से एक दूसरी बस में रवाना हुए थे और कटनी जाने के लिए ही बस में बैठे थे, लेकिन उससे पहले सीहोर में उतर गए। पुलिस की टीम अब सिहोरा पहुंचती है। सिहोरा बस स्टैंड से पता चलता है कि दोनों ने वहां से एक और बस ली और फिर दोनों कटनी में उतर गए। अब सवाल ये था कि जबलपुर से 90 किलोमीटर दूर कटनी जाने के लिए दोनों ने 3 बसें क्यों बदली? वो जबलपुर से सीधे पहली बस से ही कटनी जा सकते थे। अमूमन ऐसा लोग तभी करते हैं जब वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं, पर ये दोनों पुलिस को क्यों चकमा दे रहे थे? तो चलिए पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले काव्या के साथ जगह जगह कैमरे में नज़र आ रहे इस लड़के के बारे में आपको बताते हैं। करीब 20 साल के उस लड़के का नाम मुकुल सिंह है। मुकुल इसी रेलवे कॉलोनी में रहता है और काव्या का पड़ोसी भी है। पिछले साल सितंबर में काव्या ने मुकुल के खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसी के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बाकी धाराओं में मुकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन करीब महीने भर बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। सितंबर में इस रिपोर्ट को लिखाने के साथ साथ काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को अपने भाई के यहाँ पिपरिया भेज दिया। तब से काव्या वहीं पर रह रही थी। 10वीं की स्टूडेंट काव्या का इसी महीने बोर्ड का इम्तहान था और वो इम्तहान देने के लिए जबलपुर अपने पापा के पास आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस मुकुल की वजह से काव्या को जबलपुर से पिपरिया जाना पड़ा और काव्या की वजह से मुकुल को जेल जाना पड़ा, वही दोनों राजकुमार और तनिष्क के कत्ल के बाद लगातार एक साथ क्यों भाग रहे हैं? तो इन सवालों का जवाब इन दोनों के मिलने के बाद ही मिलेगा। लेकिन जब तक ये दोनों नहीं मिल जाते तब तक इस कहानी के 2 पहलू सामने आ रहे हैं। कहानी का पहला पहलू ये है कि काव्या और मुकुल एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा को पता चल गई होगी और इसी के बाद उन्होंने काव्या के जरिए मुकुल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी होगी, जिसके बाद मुकुल जेल गया और मुकुल से जुदा करने के लिए काव्या को अपने भाई के पास पिपरिया भेज दिया। जब जब बोर्ड का इम्तिहान देने काव्या वापस लौटी तो दोनों ने मिलकर राजकुमार और तनिष्क की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक घर में मिले सामान से ऐसा पता चलता है कि दोनों ने कत्ल के बाद भी कई घंटे इस घर में बिताए हैं। यहाँ तक कि 2 लाशों की मौजूदगी में दोनों ने नाश्ता भी किया। फिर काव्या ने अपनी कज़न को ऑडियो मैसेज भी भेजा, कत्ल की खबर दी और मुकुल के साथ घर से भाग गई। लेकिन इस कहानी में भी कुछ पेच है। अगर कत्ल में काव्या भी शामिल है और मुकुल के साथ मिलकर ही उसने अपने पिता और भाई को मारा है, तो फिर मुकुल को घर में दाखिल होने के लिए गैस कटर से पीछे का दरवाज़ा क्यों काटना पड़ा? वो बड़ी आसानी से काव्या की मदद से बिना दरवाज़ा काटे भी घर के अंदर दाखिल हो सकता था। अब कहानी के दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। कहानी का दूसरा पहलू ये है कि सब कुछ अकेले मुकुल ने किया और किसी मजबूरी के चलते काव्या ने उसका साथ दिया, यानी काव्या खुद दबाव में थी। एक तरफ से आज़ाद होकर भी बंधक थी। लेकिन कहानी के इस दूसरे पहलू में बहुत सारे झोल हैं। पिता और भाई की हत्या हो जाए और बेटी उसी कातिल के साथ इधर उधर नजर आए और वो भी सामान्य हालत में, ये गले से बात उतरती नहीं है। जबलपुर पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें भी कहानी के पहले पहलू यानी इस बात का शक है कि काव्या और मुकुल ने मिलकर ही इस दोहरे कत्ल को अंजाम दिया है। मुकुल के बारे में शुरुआती तफ्तीश में ये पता चला है कि वो हिंदी में डब्ड साउथ इंडियन मूवीज़, खासकर थ्रिलर मूवीज़ देखता है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिससे साबित होता है कि उसने ये सब कुछ किसी मूवी से ही इंस्पायर होकर किया है। मसलन कत्ल के बाद काव्या और मुकुल ने अपने अपने मोबाइल घर में ही छोड़ दिए। काव्या ने अपने पास खुद के मोबाइल की वजह अपनी माँ का मोबाइल रखा है। स्कूटी को ले जाकर रेलवे की पार्किंग में पार्क किया, फिर स्टेशन गए ताकि लगे कि वो ट्रेन से भाग गए, लेकिन फिर स्टेशन से बाहर आए
और बस पकड़ी। फिर 3 अलग अलग बसें बदली, यानी मोबाइल से लेकर पूरे सफ़र के दौरान दोनों ने पुलिस को ठीक उसी तरह उलझाने की कोशिश की जैसी बहुत सी साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज़ में दिखाया जाता है। पुलिस की माने तो गैस कटर से घर के पीछे के दरवाजे को काटने के पीछे भी दोनों का यही मकसद था कि इससे ये साबित हो सके कि कातिल जबरन घर में घुसा था, कोई जानकार नहीं था। जबलपुर पुलिस के मुताबिक रेलवे कॉलोनी के एक और सीसीटीवी फुटेज में 14 और 15 मार्च की देर रात की एक और तस्वीर कैद हुई। इस तस्वीर में मुकुल राजकुमार विश्वकर्मा के घर के इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। उसके हाथ में कुछ सामान भी था जो शायद गैस कटर और पन्नियाँ थीं। ये तस्वीर रात करीब 3 बजे की है। बकौल पुलिस ये दोनों कत्ल रात 3 बजे के बाद ही हुए हैं। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी। लेकिन सवाल यही आता है कि आखिर हमारे बच्चे आज किस रास्ते पर चल चुके हैं। ये एक कहानी है, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सैकड़ों कहानी सुनी है और इसी अपने चैनल पर अपलोड भी की हैं। दिल दहल जाता है जब हम बच्चों को इस तरीके से गुमराह होते हुए देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सबके घरों में बच्चे ज़रूर हैं, और वो भी 10 से 20 साल के बीच के टीनेजर। इनको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जो बहकने की होती है और संभालने की होती है। इस उम्र में घर के लोगों का, बाकी सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके गार्जियन ना बने, उनके पेरेंट्स ना बने, बल्कि उनके बेस्ट फ्रेंड बने। उनको समझें, उनको सुनने की कोशिश करें, ताकि अगर वो कहीं से गुमराह हो रहे हैं तो अपने दिल की बात खुलकर को आपसे कह सकें। आप अपनी उम्र के चलते उनको ना सुने, बल्कि उनकी उम्र में जाकर सुनने और समझने की कोशिश करें कि जब आप भी उस उम्र में थे तो क्या करते थे। दोस्तों, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी गुमराह होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।